हेलो, ब्राइट सोप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हमने आगे के लेक्चर में देखा था भाई कैथोड रे के बारे में देखा था और इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ढूंढ लिया था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ढूंढ लिया था। आज हम देखेंगे भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज टू मास रेशियो उसको लिखा जाएगा E अपॉन एम, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक किसने ढूंढा ये याद रख लो, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो ढूंढ लिया। तो कैसे ढूंढा उसका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा, चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ढूंढा, वो भी स्टेटमेंट याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलीकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ढूंढा, तो वो कैसे ढूंढा वो भी डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे। इसके बाद क्योंकि हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स के सभी समझने हैं, तो इसके बाद प्रोटॉन कैसे ढूंढा गया उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो पूरा एटम्स का इनिशियल लेवल पे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ढूंढे गए थे उसके बारे में आप कंप्लीटली जान लोगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो ढूंढना है, तो एक फर्स्ट पॉइंट आएगा कि कैथोड रेस जो कैथोड ट्यूब में कैथोड टू एनोड जा रहे हैं, अगर इस रेस पे मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाएगा तो उसके पाथ में डेविएशन आता है, वो अपना पाथ चेंज कर लेता। कब? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड रेज अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। उसी का यूज करके जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो ढूंढ ली। तो पहला ही क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो डेविएशन हो रहा है कैथोड रेज का इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन पहले तो देख लेते हैं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन question, according to Thomson, the directions of cathode particles in electrical discharge tube by electrical and magnetic field depends on which factor। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स के मैं नाम बोल दूंगा, वो याद रखना है। फिर कैसे डेविएट होता है वो भी आपको, तो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से सही तरीके से उसको लिख सकते हो। डेविएशन, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल्स। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल्स। सेकंड पॉइंट आएगा मास ऑफ पार्टिकल्स और थर्ड पॉइंट आएगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो तीनों पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं, याद करते जाना। यहाँ पे मैंने बोल रखा था भाई फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, तो देखते जाओ। पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लो। डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। सेकंड पॉइंट याद कर लो भाई, क्या था? सेकंड पॉइंट आपके सामने है मास ऑफ द पार्टिकल्स और थर्ड पॉइंट याद करते जाओ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एक कैथोड रेज का तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, याद रख ले। तीनों बोल रहा हूं। सेकंड पॉइंट में मास ऑफ पार्टिकल्स, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा डिफ्लेक्शन कम होगा, मतलब लिटल मास कम मास होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपने कैथोड रेज के पाथ जो है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो जितनी फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतना डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो फिर से वही बात है,
फर्स्ट पॉइंट में क्या मैंने बोल रखा था, स्टेटमेंट आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, कैसे, सोचो क्या बोला था, याद कर लो, लिखते जाओ। ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। मास के बारे में याद कर लो, याद कर लो, लिटर द पार्टिकल हायर इज द डिफ्लेक्शन। और स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के बारे में भी सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस। कब इंक्रीज होगा भाई, विथ इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बात हो गई डिफ्लेक्शन की, उसी का तो चीजें थॉमसन ने यूज कर लिया कैथोड रे ट्यूब में। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड को कैथोड रे के पाथ पे, कैथोड रेज का जो पाथ है उस पे परपेंडिकुलर अप्लाई कर दिया और फिर उसका डेविएशन मेजर कर लिया और बैलेंस कर लिया इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड को। और ऐसा करते करते उसने E अपॉन एम चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया। तो पहले एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से आएगा, वैसे ही उसका आंसर क्या लिखना है देख लो। Who discovered the ratio of charge to mass of electron and how? Explain with diagram। तो पहले तो सिंगल स्टेटमेंट आएगा, कैसे ढूंढा वो भी आएगा, फिर डायग्राम आएगा और एक्सप्लेन करना है वो भी आपके सामने आता जाएगा। तो फर्स्ट जे थॉमसन कैसे ढूंढा, तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया था। In 1897, British physicist J.J. Thomson measured ratio of electric charge to the mass of electron by using, किसका यूज किया था भाई, by using a cathode ray tube। कैसे किया इसमें, तो and applying electric and magnetic fields mutually perpendicular as well as to the path of electrons। अब आपके सामने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका डायग्राम आएगा, ये ड्रॉ करना है जो आप जानते ही। द apparatus टू डिटरमाइन द चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, आप जानते हो ये तो आपको। यहाँ पे हर चीज का, ये आपका क्या होगा, एनोड होगा, ये आपका कैथोड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगी, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो एनोड और कैथोड है। तो ऐसे ही अब इसने, अगर मैंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही नहीं किया तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। पर ध्यान रखो एक्सपेरिमेंट के स्टेटमेंट अब आ रहे, डायग्राम तो ऐसे ही ड्रॉ करना है जो एक साथ आएगा। पर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, वोल्टेज बढ़ाया गया, मैग्नेटिक फील्ड रखा ही, तो ये मैक्सिमम डेविएट हो गए, ए पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो स्टेटमेंट इसके बाद आएगा, स्टेटमेंट क्या लिखना है याद रख जाना। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा, खाली मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डेविएशन को देखा गया, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो डेविएट होकर से पॉइंट पर स्ट्राइक हो गए। बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड को बैलेंस करता गया, एक को कम करता गया, दूसरे को बढ़ाया गया, कम किया, बढ़ाया, ऐसे ही बैलेंस कुछ करके एक्सपेरिमेंटली दोनों फील्ड की प्रेजेंस में, पर उसकी कुछ स्ट्रेंथ रही होगी, वो रेज सीधे स्ट्राइक होके कहा चले गए, बी पॉइंट पे स्ट्राइक होके चले गए। तो इतना एक्सपेरिमेंट का स्टेटमेंट आपके सामने फिगर आने के बाद आएगा, ये आपको कंप्लीट फिगर ड्रॉ कर लेनी है। फिर से वही बात, पर यहाँ पे स्टेटमेंट आपको एक के बाद एक याद करते जाना है, ये सब आप जानते हो। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि पॉइंट ए पे कब स्ट्राइक कर रहा है, किस फील्ड की प्रेजेंस में,
कैथोड रेज पे कौन सा फील्ड अकेला होगा, तब जाके ए पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है। स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द इलेक्ट्रोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। चलो सेकंड स्टेटमेंट, सी पॉइंट पे कब डेविएट होके स्ट्राइक करेगा। स्टेटमेंट ऐसे लिखना पड़ेगा, when only magnetic field is applied the electron deviate from their path and hit the cathode ray tube at point C। फिर क्या किया गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड को कैसे मैनेज किया कि भाई वो बी पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ। तो स्टेटमेंट याद रख लो, बी पॉइंट पे कब स्ट्राइक होता है, by balancing both electric and magnetic field the path of the electron can be made a straight line। It is they hit the ZNS screen of the cathode ray tube at B point। अब इससे हुआ कि, तो ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिकल फील्ड था, तो उसको मालूम पड़ा कि स्ट्रेट लाइन में दोनों को बैलेंस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बैलेंस कर दिया गया। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिकल फील्ड की स्ट्रेंथ, और ये जो रोटेट कर रहे हैं वो शायद से डिस्टेंस हो सकता है आर, ये सभी का यूज करके जे थॉमसन अब कैपेबल हो गए, उसके पास जो डेटा था वो सभी डेटा का यूज करके, कोई इक्वेशन का यूज करके जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो ढूंढ निकाला, और द वैल्यू इज 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। फॉर्मूला में आपके सामने लाऊंगा जिसकी जरूरत नहीं है, पर याद रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट अब क्या आएगा, उसने एक्यूरेटली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट कर लिया, और इसके ऊपर से वो कैपेबल हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, और ई अपॉन एम उसने ढूंढ निकाला। तो स्टेटमेंट देखते जाओ, by carrying out accurate measurement on the amount of deflections observed by the electrons on the electric or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E upon Me। E upon Me बेसिकली क्या है, तो चार्ज अपॉन मास विच इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, अथवा तो चार्ज पर यूनिट मास। एक मतलब चार्ज पर यूनिट मास, इसको E अपॉन Me बोला जाएगा। वैल्यू मैंने अभी लिख दी थी, शायद से आपने शार्पली वीडियो देखा हो, तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई E अपॉन Me की वैल्यू कितनी लिखी थी, क्योंकि वही तो मेमोरी पावर है। आपको ऐसे ही समझ में आएगा भाई कैसे याद रखनी है ये चीजें। तो माइंड को भी ऐसे ही एक्सरसाइज करवा लिया करो कि जैसे जैसे हम देखते जाते हैं और इसके बाद सोचेंगे तो चीजें हमें याद आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपको ऐसे ही जो मेहनत करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते चीजें याद होती जाए। तो यहाँ पे E अपॉन Me की वैल्यू कुछ ये लिखी गई थी, 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो E क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होगा, Me क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पूरा एक्सपेरिमेंट और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो ये कुछ इक्वेशन था जो आपके जरूरत नहीं है, पर E अपॉन Me इज इक्वल टू E अपॉन R इंटू बी स्क्वायर, जहां पे बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, R रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड है, E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी स्मॉल E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और ए वाला E स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इस इक्वेशन का यूज करके उसने इजीली E अपॉन Me ढूंढ लिया होगा। हेलो, चलो आप देख सकते हो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन ऐसे कुछ आएगा, हु डिस्कवर्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढा, तो आर ए मिलिकन ने।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज ढूंढ लिया और ये वैल्यू याद रखो -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम थी। फिर से याद रखते जाना है आपको। R.M. Millikan discovered charge of electron. He found the charge on the electron to be -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसने जो एक्सपेरिमेंट कर लिया था उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो वो स्टेटमेंट भी आएगा। R.M. Millikan devised a method called oil drop experiment to determine the charge of electron। तो इसने पहले तो ये एक्सपेरिमेंट करके फिर से वही स्टेटमेंट क्या ढूंढ लिया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके he found the charge on the electron to be कितना था, फिर से याद कर लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके आज के दिन जो एक्यूरेट वैल्यू है वो हम यूज कर रहे हैं, मैं अभी लिख रहा हूं फिर उसको मिटा भी रहा हूं, फिर आपको याद करके लिखना है 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो आज हम यूज कर रहे हैं, तो इसको मिटा रहा हूं फिर भी ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट आपके सामने आएगा, द प्रेजेंट accepted value of the electrical charge is 1.602176 into 10⁻⁻19 कूलम। अब आपके सामने दो चीजें आ चुकी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढा जा सकता है। तो फिर से वही चीज आएगी, क्या करना होगा आपको, चार्ज तो मिल गया, E अपॉन एम की वैल्यू याद कर। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दिस रिजल्ट विथ थॉमसन्स वैल्यू। E अपॉन एम इतना था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपके सामने, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो तो वैल्यू आएगी आपकी 9.1094 इंटू क्या बोला 9.1094 into 10⁻⁻31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये याद रखना पड़ेगा, हर बार जरूरत पड़ेगी इसकी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1094 into 10⁻⁻31 kg। अब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट सिंपली आपको समझना है, स्टेप वाइज आपके सामने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आता जाएगा, देखते जाओ। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ढूंढ लिया। स्टेप बाय आएगा ये फिर से आपके सामने। ए एटॉमाइजर है जिसमें ऑयल भरा हुआ, इसके बाद उसको स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल में, मॉइस्ट जैसे पार्टिकल में कन्वर्ट हो। फिर यहाँ पे दो प्लेटें लगी हुई है, एक आपका क्या है एनोड है, दूसरा कैथोड है। वो चार्ज प्लेट है, उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको पॉजिटिव चार्ज किया गया, उसको नेगेटिव चार्ज किया गया। अब इसमें छोटा सा होल कर दिया गया है। ये होल करने की वजह से इसमें से बहुत छोटा ऑयल का ड्रॉप नीचे नीचे फ्लो करता जाएगा। आप देख सकते हैं ऑयल का ड्रॉप कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए टेलीस्कोप लगाया गया है जहां पे आई लेंस है, आप ये ऑयल ड्रॉप का फ्लो ऊपर से नीचे जाने का रेट डिटरमाइन कर सकते हो। पर ये ऑयल ऐसे ही नहीं पड़ रहा है भाई, उसको नीचे ऐसे ही नहीं गिराया जा रहा है। यहाँ पे एक्सरे टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप, यहाँ पे एक्सरे को अंदर डाला गया है, पूरा जो एक्सरे वाला पार्ट है। अब अंदर भरा हुआ जो गैस है वो गैस का एक्सरे क्या कर लेगा, आयोनाइजेशन करेगा। और आयोनाइजेशन करने के वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएंगे, ऑयल ड्रॉप के पर बैठ जाएंगे।
कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा वो तो मालूम नहीं, पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है गैसियस आयन का, वो नेगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉप पे हो जाता है। अब ऑयल ड्रॉप चार्ज पार्टिकल हुए नेगेटिव चार्ज, नीचे भी नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो बेसिकली दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्जन होना चाहिए। और साथ साथ में ऑयल तो पार्टिकल है, तो ऑयल का मास भी होता है। तो एक लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा लगता है चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स, और ए फोर्स की वजह से जो उसको नीचे गिरने का रेट है उसमें जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद आर ए मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ढूंढ लिया। तो पूरा एक्सपेरिमेंट स्टेप वाइज आपके सामने आता जाएगा, फटाफट उसको समझना है। वही पिक्चर अलग तरीके से आएगा। देखो यहाँ पे एक कंटेनर है, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, दूसरी नेगेटिव चार्ज प्लेट है, लगा दिया गया है ऑयल ड्रॉपलेट, एटोमाइजर जो अंदर डालेगा ऑयल को, पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे होल कर दिया गया है, स्मॉल होल कर दिया गया है, और यहाँ पे एक्सरे अंदर जाए ऐसा सिस्टम अरेंज कर दिया गया है, एक्सरे फ्रॉम सोर्स। और वो जो छोटा सा ऑयल ड्रॉप है होल में से नीचे गिरेगा, एक्सरे की वजह से चार्ज होगा इसके ऊपर और वो नीचे जाएगा। ऑयल ड्रॉप अंडर ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। स्टेटमेंट आप स्टेप वाइज पढ़ते जाओ, सब समझ दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट, द मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व विथ अ टेलीस्कोप, द स्पेस बिटवीन चार्ज प्लेट इज irradiated with X-ray, ionize the molecules of air, वो molecules air का ionize करेगा। One or more electron thus produced may be absorbed by an oil drop. The oil droplet as a result becomes negatively charged. By measuring the velocity of the given oil droplet as it falls freely under influence of gravity and then in the electric field, तो इसकी वजह से इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। अब इसने जो चार्ज मेजर किया अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर करके, तो ये चार्ज को क्यों बोला जाता है, वो एक तो कोई कांस्टेंट वैल्यू इन मल्टीपल ऑफ ए इंटीजरल वैल्यू के मल्टीपल में आता है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया, ये माइनस से बताया गया, और ये वैल्यू कितनी निकाल दी 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब ऑयल ड्रॉपलेट पे वो चार्ज ढूंढा गया तो जस्ट इतनी वैल्यू नहीं थी, पर 1 या 2 या 3 या 4 के मल्टीपल में थी। तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, by carefully measuring the effect of electric field strength on the motion of oil droplet, Milik conclude that the magnitude of the electrical charge Q on the droplet is always an integral multiple of the electrical charge। ये वैल्यू कुछ ऐसे मिल गई। तो ये कितना होगा, तो which was considered to the electronic charge, जिसको E बोला जाएगा। The charge on the electron is found to be 1.60 into 10⁻⁻19 coulombs. This is taken as 1 unit negative charge। तो ये वैल्यू को 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्वेश्चन कुछ आपके सामने ऐसे आएगा, उसका आंसर कैसे लिखना है वो भी डिस्कस करते जाएंगे। तो एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और व्हाट आर कैनल रेज, राइट कैरेक्टराइज्ड, प्रोटॉन कैसे ढूंढा गया अथवा तो कैनल रेज किसको बोलते, उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखो। तो पहले तो पिक्चर आपके सामने आएगा, उसको समझ लेना। बेसिकली गोल्ड स्टीन प्रोटॉन को ढूंढ लिया, और जिसका जो रेज प्रोड्यूस होते थे उसको कैनल रेज बोला गया।
उसने जो कैथोड रे ट्यूब थी उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लिया। क्या किया उसने? तो कैथोड रेज में जो चीज थी वहां पे परफोरेटेड एनोड था और फ्लोरोसेंट स्क्रीन इस साइड थी। गोल्डस्टीन ने कर दिया क्या, कैथोड जो था उसको परफोरेटेड बना दिया, परफोरेटेड कैथोड, और इसके पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तब जो रेज प्रोड्यूस होते हैं कौन से होते हैं? कैथोड रेज। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज डाउन कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है, तो ये अदृश्य हो जाता है, प्रोड्यूस नहीं होता। लो वोल्टेज पे एनोड टू कैथोड रेज प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है? एनोड टू कैथोड। और इस रेज को बोला गया कैनाल रेज, जो बेसिकली प्रोटॉन थे। अब ए परफोरेटेड ट्यूब है, कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड में से रेज पास हो रहे थे, यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है। स्ट्राइक होने की वजह से वहां पे हमें समझ में आता है कि कुछ रेज कहां से एनोड टू कैथोड प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इस रेज को फिर से बोलो, क्या बोला गया था? कैनाल रेज। फिर से Goldstein in 1886 discovered the existence of a new type of rays in discharge tube. He used a perforated cathode in the discharge tube. On passing the electric discharge at low pressure, he observed a new type of rays streaming behind the cathode. These rays were named anode rays or canal rays. उसी को बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाएगा, electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of particles carrying positive charge known as canal rays or anode rays. Characteristic of canal rays. अब आपके पीछे ब्लर पिक्चर है, ये पिक्चर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैनाल रेस। कैनाल रेस के कैरेक्टरिस्टिक याद करने हो तो कुछ वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, वो मैं बोलता जाऊंगा, फिर उसके हिसाब से अगर ये आपको याद रह जाता है तो स्टेटमेंट याद कर लो, आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एक तो आपका होगा बिहेवियर, दूसरा होगा ऑपोजिट, तीसरा होगा डिपेंड्स अपॉन, चौथा होगा पॉजिटिवली चार्ज, और फिफ्थ होगा ई अपॉन एम। क्या बोल दिया मैंने? वन इज अ बिहेवियर, सेकंड इज अ ऑपोजिट, थर्ड इज अ डिपेंड्स अपॉन, फोर्थ इज अ पॉजिटिवली चार्ज, और ई अपॉन एम। देखते जाओ, बिहेवियर, ऑपोजिट, डिपेंड्स अपॉन, पॉजिटिवली और ई अपॉन एम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा कैथोड रेज जो है उसका, फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा कैनाल रेज जो है उसका बिहेव बिल्कुल ऑपोजिट है। किसके? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड में पढ़ते जाओ। द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। दूसरा डिपेंड्स अपॉन, कैनाल रेज जो प्रोड्यूस होते वो ट्यूब में भरे हुए गैस के नेचर पे डिपेंड्स कर रहे हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। और सेकंड क्या था? पॉजिटिवली चार्ज गैसेस है। बेसिकली कैनाल रेज क्या है? तो अंदर भरा हुआ जो गैस है उसका आयोनाइजेशन होता है, तो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ई अपॉन एम ई वैल्यू, तो चार्ज अपॉन मास ऑफ कैनाल रेज बिल्कुल डिफरेंट है। किससे? इलेक्ट्रॉन के ई अपॉन एम ई की वैल्यू से। तो ई अपॉन एम ई ऑफ द positive rays or anode rays is not similar to that of the electron, तो इससे सिमिलर नहीं। अब बात आएगा, चलो और दो वर्ड याद रखने, एक होगा कैरी और दूसरा होगा प्रोटॉन। तो बेसिकली
कैनल रेज की बात कर रहे हैं, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मल्टीपल चार्ज कैरी कर रहा था, ऐसे ही कैनल रेज भी पॉजिटिव चार्ज मल्टीपल कैलकुलेशन में कैरी कर रहे हैं। देखते जाओ, some of the positively charged particle carry a multiple of the fundamental unit of the electrical charge। अब दूसरी बात आ रही है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन किसको बोलेंगे? तो बेसिकली जो ट्यूब थी उसमें हाइड्रोजन गैस भरा गया, तो इससे जो कैनल रेज प्रोड्यूस हुए वो बहुत स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन थे, और इस पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन बोला गया। स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, the smallest and lightest positive ion obtained from hydrogen gas is called proton। अब प्रोटॉन का मास आपको याद रखना पड़ेगा, उसका यूनिट याद रखना पड़ेगा, तो कुछ डिजिट आपके सामने आएंगे, वो आपको सिंपली लर्न करके याद रखना है। It is found that the mass of proton 1.672 into 10 raised to minus 24 gram and charge is 1.6022 into 10 raised to minus 19 कूलम। तो ई अपॉन वैल्यू एमई वैल्यू ये दोनों से ढूंढी जा सकती है, और इसकी ई अपॉन एमई की वैल्यू ये आ रही थी, अलग यूनिट में आप इसको देख सकते हो। तो सिंपल है, आपको लर्न करना होगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब चैडविक ने एक नया पार्टिकल ढूंढ लिया जिसका नाम था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्यों था? तो बेसिकली इस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं था, और इसकी वजह से उसको न्यूट्रॉन बोला गया। उसने बेरिलियम की एक थिन प्लेट ले ली, और इस बेरिलियम की प्लेट पे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर लिया, और इससे उसको न्यूट्रॉन मिल चुका था। तो स्टेटमेंट ऐसे आएगा, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। These particles were discovered by bombarding a thin sheet of beryllium by an alpha particles। तो कुछ रिएक्शन है, बेरिलियम है, उस पे अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम होता है पॉजिटिव चार्ज, उससे बॉम्बार्ड करने के बाद क्या निकलता है? न्यूट्रॉन निकलता है और कार्बन 12 निकलता है। ऐसे ही शायद एल्यूमिनियम से रिएक्ट किया जा सकता है, उस पे भी अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर दिया जाता है, तो भी न्यूट्रॉन मिलता है। तो न्यूट्रॉन के बारे में देख लो, तो उसको कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और उसका मास नियरली प्रोटॉन जितना होता है, तो वो भी आपको याद रखना होगा। न्यूट्रॉन वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिकेटिंग दैट दे आर न्यूट्रल पार्टिकल। चार्जलेस पार्टिकल charge is zero। The electrical neutral particle having a mass slightly greater than that of the protons was emitted, and he named this particle as neutron। तो उसका मास देख सकते हो आप, ई अपॉन एम की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि चार्ज 0 है। अब लास्ट क्वेश्चन है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो अब तक हमने जो चीजें पढ़ रखी थी वो आपके सामने एक ही टेबल में आ जाएगी। बेसिकली आपको लर्न करना होगा नेम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिंबल EPN, एब्सोल्यूट चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का हमने आगे पढ़ चुका हुआ है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का वही चार्ज प्लस होगा, न्यूट्रॉन का 0। रिलेटिव चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, इस यूनिट को 1 बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए -1, प्रोटॉन के लिए +1। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। मास हमने देख लिया था 9.10939 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। प्रोटॉन का 1.67262 इंटू 10⁻27 प्रोटॉन का चार्ज होगा। नियरेस्ट न्यूट्रॉन का 1.67493 इंटू 10⁻27 न्यूट्रॉन का चार्ज होगा। तो ये दोनों का चार्ज अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट है। मास पर यूनिट लिखा जाए तो ये हम जानते, याद रख लेना है। हेलो, मास पर यूनिट तो 0.00005 फॉर इलेक्ट्रॉन का यूनिफाइड मास है, 1.00727 प्रोटॉन का यूनिफाइड मास है, और 1.00867
न्यूट्रॉन का यूनिफाइड मास है। बेसिकली अप्रोक्सीमेटली मास इलेक्ट्रॉन का 0 यूनिफाइड लिया जाता है, प्रोटॉन का 1 यूनिफाइड लिया जाता है और न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिफाइड मास लिया जाता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में सब डिटेल्स में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। इसके बाद हम कुछ रेज जिसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने जो दे दिया था उसका और रुदरफोर्ड का मॉडल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।